सोचिए, आज़ादी के बाद भारत में एक ऐसा नेता भी था जिसे न सत्ता का मोह था, न किसी पद की लालसा। लोग उन्हें कहते थे लोकनायक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की। चलिए आज उनकी कहानी और विरासत को समझते हैं एक रिवीजन गाइड के तौर पर। तो जेपी उन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता था, मतलब जनता का हीरो। पर जानते हैं, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके पूरे जीवन का, उनके काम का निचोड़ था। सवाल ये है कि आखिर उनमें ऐसा क्या था कि लोग उन्हें इतना मानते थे। तो लोकनायक का मतलब है जनता का नेता, और ये उपाधि उन्हें मिली थी आम आदमी के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण के कारण। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब राजनीति धीरे धीरे सत्ता का खेल बनती जा रही थी, और उस वक्त जेपी जनता की आवाज बनकर खड़े थे। तो चलिए, जेपी के जीवन और उनके विचारों को समझने के लिए हमने एक छोटा सा रोडमैप तैयार किया है। इसे हम 6 आसान हिस्सों में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जीवन की, एक छोटा सा बायो स्नैपशॉट। देखिए, जेपी का जन्म हुआ था 1902 में बिहार के एक छोटे से गांव सिताब्दियारा में, और यहीं से एक साधारण से लड़के का भारतीय राजनीति के शिखर तक पहुंचने का वो सफर शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर देश पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। अच्छा, अब आते हैं उनके जीवन के एक बहुत ही अहम मोड़ पर, उनकी अमेरिकी शिक्षा। कहते हैं ना, यहीं पर जेपी के क्रांतिकारी विचारों के बीज पड़े थे। देखिए, अमेरिका में उनकी पढ़ाई कोई आसान नहीं थी। पैसों की कमी थी, तो अपना खर्च उठाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। फैक्ट्रियों में, बूचड़खानों में, रेस्टोरेंट्स तक में काम किया। और इसी दौरान उन्होंने मजदूर वर्ग के संघर्ष को बहुत करीब से देखा, अपनी आंखों से। और बस इसी अनुभव ने उनके अंदर की जो आग थी ना, उसे और हवा दे दी। और यहीं से उनके विचारों में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आया। जब उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया, उनके हालात देखे, तो वो मार्क्सवादी विचारधारा की तरफ खिंचते चले गए। उन्हें लगने लगा कि समाज में अगर कोई असली बदलाव लाना है, तो उसकी शुरुआत यहीं से होगी। तो अब आता है तीसरा पड़ाव, समाजवादी पथ। चलिए देखते हैं कि अमेरिका से ये नए विचार लेकर लौटे जेपी ने भारत की राजनीति में एंट्री कैसे की। ये टाइमलाइन उनकी पॉलिटिकल जर्नी के कुछ बड़े माइलस्टोन्स दिखाती है। देखिए, 1929 में वो कांग्रेस में शामिल हुए, फिर 1932 में नमक सत्याग्रह के लिए जेल भी गए। 1934 में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ आता है 1954 में, जब उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़कर भूदान आंदोलन ज्वाइन कर लिया। इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए पद या सत्ता नहीं, बल्कि जमीन पर काम करना, असल बदलाव लाना ज्यादा जरूरी था। अब हम पहुंचते हैं चौथे और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, संपूर्ण क्रांति का आह्वान। ये जेपी का वो कदम था जिसने 1970s में भारत की राजनीति में सचमुच एक भूचाल ला दिया था। 5 जून 1974, एक ऐतिहासिक दिन, जब उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। और सवाल यही है कि वो संपूर्ण क्रांति जिसका उन्होंने आह्वान किया, वो आखिर थी क्या? देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, संपूर्ण क्रांति का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं था। नहीं, ये तो एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी। समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, हर जगह फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई थी। और जेपी के अपने शब्दों से बेहतर इसे कौन समझा सकता है? उन्होंने कहा था, यह एक क्रांति है मित्रों, और एक संपूर्ण क्रांति है। यह केवल विधानसभा के विघटन के लिए एक आंदोलन नहीं है, हमें बहुत दूर जाना है। साफ है, उनका लक्ष्य सिर्फ सरकार गिराना नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी नई व्यवस्था खड़ी करना था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान तो कर दिया, लेकिन जेपी सिर्फ विरोध करने वाले नेता नहीं थे, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव भी दिया। और यहीं आता है हमारा 5वां पड़ाव, लोकतंत्र में सुधार। तो जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है पार्टी आधारित लोकतंत्र जो आज हम देखते हैं, और दूसरी तरफ है जेपी का विजन, दल विहीन लोकतंत्र का। उनका सीधा साधा मानना था कि असली शक्ति पार्टियों के हाईकमान के पास नहीं, बल्कि सीधे जनता के हाथ में होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने ये कुछ स्टेप्स सुझाए। स्थानीय स्तर पर जन संघर्ष समितियां बने, यही समितियां उम्मीदवार चुने। और हाँ, अगर प्रतिनिधि ठीक से काम न करे तो उसे वापस बुलाने का हक भी इन्हीं समितियों के पास हो। सोचकर देखिए, ये तो लोकतंत्र को पार्टियों के चंगुल से निकालकर सीधा जनता के हवाले करने जैसा था। कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी आइडिया था ये।
चलिए अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। रिवीजन के लिए सबसे जरूरी है की टेकअवेज। तो इस पूरे चैप्टर से हमें क्या-क्या मुख्य बातें याद रखनी है, एक नजर डालते हैं। तो टेकअवे नंबर 1, उनके विचार बने कैसे? 3 बड़े प्रभाव थे। पहला, गांधीवादी सिद्धांत, जिनसे वो शुरू में जुड़े। दूसरा, अमेरिकी शिक्षा के दौरान मार्क्सवाद का गहरा असर। और तीसरा, मजदूर वर्ग के साथ काम करने का उनका जमीनी अनुभव। टेक अवे नंबर 2, वो एक पक्के समाजवादी थे। जेपी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने हमेशा गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के हक की, सामाजिक और आर्थिक बराबरी की वकालत की, पहले कांग्रेस के अंदर और फिर एक स्वतंत्र आवाज के तौर पर। टेक अवे नंबर 3, वो एक क्रांतिकारी थे। उनका संपूर्ण क्रांति का नारा सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था। नहीं, ये भारतीय समाज को जड़ से बदलने का एक सिस्टमैटिक ओवरहॉल का पूरा विजन था। और टेक अवे नंबर 4, वो एक सच्चे लोकतंत्रवादी थे। अपने जीवन के आखिरी दौर में वो पार्टी पॉलिटिक्स के बहुत बड़े आलोचक बन गए थे। उन्होंने एक रैडिकल, एक नया आइडिया दिया, ऐसा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसमें नागरिक सीधे तौर पर मजबूत हों। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जब हम इतनी सारी राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, क्या जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति और जनता द्वारा चलाए जाने वाले लोकतंत्र के विचार पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट नहीं हो गए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।